और अब खबरों की तफसील। अयोध्या मामले में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड छोड़कर दीगर मुस्लिम फरीकीन ने सुप्रीम कोर्ट में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ दाखिल किया था, जिसपे फैसला उनके हक में न आने की सूरत में राहत के लिए तजावीज़ दाखिल की गई थी। यानी मुस्लिम फरीक के मुताबिक उन्हें 1992 जैसी बाबरी मस्जिद चाहिए। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ दाखिल करने वालों में हाशिम अंसारी, इकबाल अंसारी, एम सिद्दीक, मिसबाउद्दीन, फारूक मरहूम शामिल थे। अब हिंदू महासभा ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी शक्ल में जवाब दाखिल किया है, जिसमें हिंदू महासभा ने कहा है कि उन्हें पूरी जमीन चाहिए। अदालत मंदिर की तामीर के लिए एक ट्रस्ट तश्कील दे और अदालत की निगरानी में ही इंतजामी उमूर तय किए जाएं। हिंदू महासभा ने अदालत से दरख्वास्त की कि सुप्रीम कोर्ट इस जिम्न में एक एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर करे। और आइए देखते हैं कि इस मामले में हिंदू महासभा के सदर चक्रपाणी महाराज का क्या कुछ कहना है। ये तो ठीक है, अब तो उच्च न्यायालय को ही तय करना है, और लेकिन मध्यस्थता या बातचीत की हमेशा होती रहनी चाहिए, क्योंकि देश सबका है और बातचीत से बड़ी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। तो जो हुआ है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितनी प्रक्रियाएं थी उसको पूरा किया गया और सब लोग बड़े सौहार्दपूर्ण, जितने लोग भी आए वो बैठे हैं। और संतों का सिर्फ ये एक या मुस्लिम पक्षकारों में से कुछ लोगों का सिर्फ ये मानना है कि ये देश भाईचारे और एकता के साथ ही चलना है। मंदिर बने या जो भी निर्णय आए उसके साथ सब लोग मिलकर सामूहिक एक अगर जो उसमें सहयोग करे तो हमें लगता है पूरे विश्व में देश का एक अच्छा माहौल जाएगा, एक नाजीर पेश होगा और एक ये बहुत बड़ी एक मिसाल कायम होगा कि देश में एक जो एक विवाद पे राजनीतिकरण जितना हुआ, चाहे जितना विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया गया, उसको हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मिल बैठ करके बिना कोई ज़्यादा इशू किए मिल बैठ करके निपटारा कर दिए। तो बाकी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसा आदेश करेगा, जो भी आदेश देगा हम लोग उसके साथ हैं। और वहीं आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि अब तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार है। जिन्हें ये पता है कि हमारे पक्ष में नहीं आएगा वो इसको टाल रहे हैं, इसको टालते चले जा रहे हैं। अभी तक तमाम बातें आई, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मध्यस्थता समझौता करना तो आप लोग कर लीजिए, अब बैठे रहे। अब सुन्नी सेंट्रल बोर्ड का जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि हम सुलह की बात चला दिया, तो ये केवल लटकाने वाली बात है और बाकी कुछ नहीं। वास्तविकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित जो की कर चुका है और जो भी आदेश दे, ऑर्डर करे, वो सबको मानना है। और चलिए अब रुक करेंगे तेलंगाना का, जहां आरटीसी जेसी का बंद जारी है। बंद के पेश नजर सड़कों से आरटीसी बसें गायब हैं। कई मुकामात पर एहतजाज कर रहे आरटीसी हड़ताली मुलाजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना के 4 मुख्तलिफ मुकामात पर आरटीसी जेसी के बंद की तस्वीर हैं। महबूबनगर में आरटीसी मुलाजमीन ने बस डिपो के बाहर एहतजाज किया। सिंगारेड्डी में भी बंद के दौरान सड़कें सुनसान ही नजर आ रही हैं। कई एहतजाजी आरटीसी मुलाजमीन को पुलिस ने हिरासत में लिया। खम्मम की अगर बात करें तो खम्मम में भी बंद मनाया जा रहा है। बंद के दौरान पुलिस ने एहतजाज कर रहे आरटीसी मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया है। वरंगल की अगर बात करें तो यहां भी एहतजाज के दौरान कशीदगी देखी गई। एहतजाज के सबब ट्रैफिक आमदोरफ्त भी मुतासिर रही। इस दौरान पुलिस ने कई एहतजाजी मुलाजमीन को हिरासत में भी लिया। और आरटीसी मुलाजमीन की तेलंगाना बंद के दौरान जेटी मेटला में भी बंद मनाया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने जेटी मेटला बस डिपो पर धरना दिया, सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। आरटीसी मुलाजमीन के बंद को अपोजिशन ने भी अपनी तायद करने का ऐलान कर दिया। जेटी मेटला में कई सियासी लीडर्स भी आरटीसी की हड़ताल में शामिल हुए। एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने एहतजाजी आरटीसी मुलाजमीन और लीडरों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। और वहीं आरटीसी की तेलंगाना बंद की तायद में सीपीआई ने भी एहतजाज किया। सीपीआई लीडरों ने आज हैदराबाद में
बाइक रैली निकाली। हिमायतनगर में AITUC दफ्तर से ये बाइक रैली निकाली गई। पुलिस ने रैली को रोका, जिसके सबब कुछ देर के लिए पुलिस और CPI कारकुनों के दरमियान कशीदगी देखी गई। CPI हैदराबाद के सदर नरसिम्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आला KCR पुलिस की मदद से RTC मुलाजमीन की हड़ताल को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाजी मुलाजमीन के मसाइल को हल करने का TRS हुकूमत से मुतालबा किया। राष्ट्र मुख्यमंत्री నిరంకుశ వైఖరి ద్వారానే ఆ సమ్మని అంచాలని చూడడం నిజంగా దురదృష్టకరమైనటువంటి చర్య। ఈరోజు కోర్టులో కూడా మీరు బాగా ఆర్గ్యుమెంట్ చేయండి, మా ఫేవర్లో చేయండి అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి లీగల్ న్యాయవాదులకు చెప్పడం అనేటటువంటిది ఈ తెలంగాణ చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగలేదు। మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, CPIగా ప్రజలంతా మద్దతు RTC కార్మికుల వైపు ఉంది। వాళ్ళ న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని చెప్పి అందరూ కూడా ఆలోచన ఉన్నది। ఆ వైపున మీరు ఆలోచించండి। నిరంకుశ నిజాం పాలన వైపు కాకుండా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో వాళ్ళు ఏదైతే డిమాండ్లు పెట్టారో గతంలోనూ ఎలక్షన్లప్పుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలనే అమలు చేయమంటున్నారు తప్ప మరొక కోరిక అనేటటువంటిది RTC కార్మికులు ఏం కోరడం లేదు। और तेलंगाना बंद के दौरान सिद्दीपेट में RTC ओहदेदारों ने पुलिस की निगरानी में RTC बसें चलाने की कोशिश की। हड़ताली RTC मुलाजमीन ने सड़क पर इन बसों को रोक दिया और आरजी ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को बचाया। एहतजाज के सबब पुलिस RTC बस को डिपो मुंतकिल किया गया। बंद के पेश नजर मुसाफिरीन को काफी परेशानियों का सामना है। और वहीं APSRTC की मुख्तलिफ यूनियंस ने भी तेलंगाना RTC हड़ताल की तायद की है। APSRTC एम्प्लॉयज यूनियन के लीडरों ने बतौर एहतजाज विजयवाड़ा में सुर्ख पट्टियां बांधकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। यूनियन लीडरों ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना RTC मुलाजमीन के मुतालबात जायज हैं। रियासती हुकूमत को चाहिए कि मुलाजमीन के मसाइल पर फौरी तवज्जो दे, उन्हें जल्द से जल्द हल करते हुए एहतजाजी मुलाजमीन की खदमात को भी बहाल किया जाए। एक और अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नजर है, MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने अपने डांस वाले वीडियो पर वजाहत की है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि पतंग की डोर खींचने वाले वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके उसे डांस के तौर पर वायरल किया गया, जो कि गलत है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि उन्होंने कभी डांस नहीं किया। हमारे पार्टी का इंतखाबी निशान पतंग है और हर जलसे के बाद हमारी पार्टी के इंतखाबी निशान पतंग को आवाम के जहन में डालने के लिए जो पतंग जो पिलाते ना तो उसमें खींचते, तो वो खींचते हम तो खींच को जो है कोई एक मस्खरा वो वीडियो के पीछे कोई गाना लगा दिया और गाना लगा के ये बता रहे कि मीडिया में कि मैं नाचा। भाई साहब, मैं म्यूजिक से बहुत दूर था और दूर रहूंगा इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि मैं यकीनन झूमता हूँ जब मैं एक अच्छे खारी की खिरात सुनता हूँ। मैं यकीनन झूमता हूँ जब मैं एक अच्छे नात खा की नात सुनता हूँ। मैं यकीनन मुझे झूमना महसूस होता है जब मैं अल्लाह का जिक्र सुनता हूँ। तो ये चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे मीडिया के लोगों से और जो साहब वीडियो बने उनसे ही बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये गलत है। हम अपनी पतंग के निशान को आवाम में पहचान और उसकी मकबूलियत दिखाने के लिए हर जलसे के बाद कोई भी मजलिस का हर कैंडिडेट वो इस तरह खींच के दिखाता, तो आप उसको दिखा रहे कि उन्होंने डांस किए। अरे ये सब चीज़ों का शौक़ नहीं है मेरे को, ना मेरे पास टाइम है। ये इसकी वजाहत में करना यकीनी समझता हूँ। सियासी लीडर अपने अपने अंदाज में वोटर्स को लुभाने की कोशिशों में है। फ़िरक़ा परस्ती और इश्तियाल अंगेज़ तकरीरों से माहौल को गरमाया भी जा रहा है। हरे और भगवे की आड़ में नफरत को हवा भी दी जा रही है। लेकिन इन सब के दरमियान शहर का नौजवान, खासतौर पर कॉलेज तलबा क्या सोचते हैं? सियासी लीडरों के बयानात उनकी नज़र में कितने अहम हैं? क्या वाकई संजीदा मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं या फिर मुद्दे अवाम पर थोपे जा रहे हैं? न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने औरंगाबाद में नौजवानों के तासुरात जानने की कोशिश की।
महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां अपने शबाब पर है। हर इंतखाबात में नौजवानों का रोल कलीदी होता है। इन इंतखाबात को लेकर नौजवान क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है, ये जानने के लिए हम आज़ाद कॉलेज में आए हैं। कुछ नौजवानों से उनके तासुरात जानते हैं। जी जनाब, आप इंतखाबात हो रहे हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? इंशाल्लाह इंतखाब तो अच्छे जो होंगे, क्योंकि अभी जो है सो महाराष्ट्र की सरजमीन पर जो है एमआईएम ने कदम रखी है। और सबसे पहला जो बड़ा मुद्दा है, एमआईएम ने जो औरंगाबाद में नशा मुक्त अभियान करी। नशा मुक्त इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले महीने में जो है सो बहुत सारे शहर में जो है वाक़े हुए। इस वजह से जो है सो एमआईएम किस लिए लाइक कर रहे हैं हम, क्योंकि नशा मुक्त अभियान बोले तो इंसान आज जो न्यू जनरेशन है नशे का बहुत बड़ा आदी हो गया, जैसे सिगरेट, पूड़ी, बार जो भी है नशे के ड्रग्स वगैरह। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में औरंगाबाद जो है नशा मुक्त मिलेगा। और इम्तियाज़ भाई ने जो सबसे बड़ा कदम उठाए हुए है, जो सो अपने जो पान टपरिया है यहाँ पर जो सो गुटखा, तंबाकू जो है उसको बैन करने का उन्होंने। और दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने एक ये नशा मुक्त अभियान में एमआईएम को कितनी कामयाबी मिली? नशा मुक्त इसमें इंशाल्लाह 60% कामयाबी मिली। और इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह इस पर जो है सो एमआईएम जो है सो और फोकस करने वाली है। और जो दारूबंदी का जो मुद्दा उठाए थे, जो शहर में जो है सो देशी दारू की जो दुकानें हैं, तो इंशाल्लाह इसको जो है सो तो बंद तो नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट की, लेकिन इसको जो है तो शहर में नहीं रह सकते। आउटसाइड जो एरिया है जैसे रोड है वगैरह है, इनको जो परमिट है तो आउटसाइड सिटी के बाहर जो है सो और देंगे इंशाल्लाह, मतलब इसकी कोशिश करेंगे मैम। क्या नशा मुक्ति अभियान से इलेक्शन जीते जा सकते हैं? बेशक जीते जा सकते हैं, क्योंकि आज का माहौल जो है हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है अपना बच्चा जो है सो साफ सुथरा रहे, नशा से दूर रहे, एजुकेटेड रहे, उसको अच्छी से मतलब नौकरी मिले। और जो जब नशा करेंगे तो नशा करे बाद कहाँ से एजुकेशन पढ़ेंगे, लिखेंगे उसमें, या दीनदारी नहीं रहेंगी, कहाँ से माँ बाप का अदब करेंगे। क्योंकि उसके जो है सो नशे में जो है सो इंसान काबू में नहीं रहता ना, माँ को कुछ बोल, बाप को कुछ बोल, या कुछ भी मतलब मसले खड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह नशा जो है, नशा मुक्त अभियान औरंगाबाद में यूथ आइकॉन जो है सो पूरा एमआईएम को सपोर्ट करेंगे। नौजवानों का कहना है कि नशा मुक्त अभियान इलेक्शन में कामयाबी का सबब बन सकता है। इसके अलावा कई मुद्दे हैं, हम उस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? देखिए सर, हमारा उम्मीदवार कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे बारे में सोचे, हमारे डेवलपमेंट के बारे में सोचे। हम एक स्टूडेंट्स है, तो हमारे जो स्टूडेंट्स के जो हालात है, जैसे कि अभी हमें माइनॉरिटी नहीं मिली है, बहुत से स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट को माइनॉरिटी नहीं आई, तो इसके ऊपर उन्हें कुछ करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, क्यों नहीं आई है। और अभी देखो डेवलपमेंट, और तो ये स्कॉलरशिप कब से नहीं आई है? मेरी स्कॉलरशिप 3rd ईयर से नहीं आई है, और अभी मैं एमएससी 2nd ईयर में हूँ, 1st ईयर की भी नहीं आई। तो इस बारे में आपने कुछ कंप्लेंट्स वगैरह गवर्नमेंट? कंप्लेंट्स की थी, हमारे प्रिंसिपल से भी बात की थी, उन्होंने बोले ये तो सरकार ही करेंगी। तो ये सरकार जो भी है उन्होंने हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए। यानी आपको लगता है कि सरकार स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। आपकी तो अखबार क्या है? देखिए सर, हमारे अखबार अभी जैसे कि अभी मोस्ट ऑफ दी होता है कि अभी स्टूडेंट्स कोई ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, जॉब्स, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, उन्हें स्टूडेंट्स के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि इन्हें जॉब वगैरह सब मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स के बारे में भी हुकूमतों ने गौर करना चाहिए, ये बात सामने आई है। और कुछ जानने की कोशिश करते हैं, अपने शहर के मसाइल क्या है? ये शहर का मसला सबसे बड़ा है सर, पानी और रोड और लाइट का भी ऐसा मसला है कि बारिश है तो थोड़ी देर बारिश हुई नहीं तो लाइट चली जाती। स्मार्ट सिटी नाम के लिए है, वैसे सब औरंगाबाद खड्डे में चले गए। हमारे शहर के सियासी लीडरान या जो एमएलए, एमपीज़ और कारपोरेटर्स हैं, वो शहर के मसाइल हल करने में कितने कामयाब हुए? सर कामयाब तो कोई हुआ नहीं, वैसे बस नाम के लिए लड़ रहे। संभाजी नगर होना चाहिए या औरंगाबाद, ये दो ही नाम के लिए लड़ रहे। और डेवलपमेंट की बात तो बहुत ही कम कोई करता है कि मैं ये करूँगा वो। अभी ठाकरे साहब आए थे औरंगाबाद में, उन्होंने हरा रंग गाड़ देने की बात करें, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि झंडे में भी हरा रंग होता है, आप उसको गाड़ेंगे या ये दरख्तों को गाड़ेंगे? तो यानी फिरका परस्ती का रंग दिया जा रहा है। हाँ। तो ये कितना मुनासिब है, आपको क्या लगता है इस बारे में? हाँ, काफ़ी का अभी तो ऐसी हो रहा है कि लोगों को बहकाया जा रहा है कि जातिवाद इलेक्शन हो और लोग कट्टर बनकर एक ही पार्टी को। तो आप क्या सोचते हैं, ये मुनासिब है? नहीं, मुनासिब तो नहीं है। फिर क्या होना चाहिए, किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए? इलेक्शन तो विकास के मुद्दे पे होना चाहिए। रोड या आने जाने के लिए रोड भी अभी बेटर नहीं है। पानी का मसला है, जायकवाड़ी हमसे बहुत करीब है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनी है जो कि पानी खरीदने की बात करते हैं।
लोगों को चाहिए कि पैसों से पानी ले, वो मसला हल होना चाहिए। अभी 7 दिन में एक बार नल आ रहा है हर एरिया का, औरंगाबाद में वही मसला हो गया। यहाँ पे कई मसाइल है, उनसे नौजवान भी पूरी तरह से जूझ रहे हैं, उसका एहसास भी है उन्हें। क्या ये मसाइल वाकई हकीकी है या फिर इसके ऊपर सियासत की जा रही है? आपके मसाइल क्या क्या हैं यहाँ? हमारा सबसे बड़ा मसाइल है कि नशा अपने औरंगाबाद में बहुत होता है। 10,000 बच्चे मुनाफे के उसमें, अपने बुड्डी लाइन से लेके तो चिस्ता कॉलोनी तक पूरे बच्चे नशे में रहते, उसको कुछ देख ही नहीं आते। रात में पूरे दुकान और सब चालू रहते उसके बाद। तो क्या इससे निजात मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। और अपने बच्चे ना नशे में बहुत वो रहे, माँ बाप का सुन रहे नहीं, ये वो, फिर क्राइम हो रहे, फिर मर्डर हो रहे। हमारे मरने में भी 1 महीने पहले मर्डर हुआ फिरोज खान को। देखिए, नशा का मामला जो है तो पूरी तरह से हावी नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ तालिबात भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, यहाँ पे आप कौन से क्लास में हैं? हम MSc मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? जो लोगों के बारे में सोचे, और लोगों के बारे में सोचे मतलब उनको एम्प्लॉयबिलिटी कैसे मिले, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिल रही है, इसकी वजह से लोग आजकल चोरियां कर रहे हैं, चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है। और एम्प्लॉयबिलिटी आएगी मतलब मिलेगी तो काफ़ी सारे लोग हमारे पैसे कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ख़वातीन के और लड़कियों और तालिबात के ताल्लुक़ से ये शहर कितना सेफ़ है? लेडीज़ के ताल्लुक़ से ये शहर कितना सेफ़ है? दामिनी पथक वगैरह ये हमेशा हेल्पलाइन रहती है उनकी, कभी भी फ़ोन करो वो आ जाते हैं। पर फिर भी अभी तक लड़कियां रात में बाहर नहीं निकल सकती, कुछ काम नहीं कर सकती। अगर कभी नाइट शिफ्ट रहे तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि अपने शहर में इतने ये नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या होना चाहिए इस ताल्लुक से? आप क्या सोचते हैं, कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए? तो पहले तो नशा मुक्ति, क्योंकि नशे में लोग क्या क्या कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता उनको। तो ये थे आज़ाद कॉलेज के स्टूडेंट्स। इनका साफ कहना है कि शहर के असली मुद्दों पर इंतखाबात होना चाहिए, ना कि हरा और भगवा। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज तशहीरी मुहिम शाम 6 बजे थम जाएगी। उत्तर प्रदेश ज़िमनी इंतखाबात 11 सीटों के लिए मैदान में 110 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज आखिरी दिन सभी उम्मीदवारों ने तशहीरी मुहिम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दारुलहुकूमत दिल्ली एयर पोल्यूशन के चलते गैस चेंबर में तब्दील होती नजर आने लगी है। इससे हमारी सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं। डॉक्टर अजय लेखी के मुताबिक इससे अस्थमा और लंग इन्फेक्शन की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर लेखी के मुताबिक अगर ऐसे ही हालात रहे तो इसके खतरनाक नताइज दिल्ली के अवाम को भुगतना पड़ सकते हैं। डॉक्टर अजय लेखी से खास बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। देश की राजधानी दिल्ली लगातार वायु प्रदूषण के चलते गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अजय लेखी। अजय जी, जिस तरीके से लगातार इन दिनों की बात करें तो जो देश की राजधानी है वो गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है, तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर किस तरीके से असर पड़ रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसका जो बढ़ता हुआ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ये तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पे जो पैडी जलाई जाती है उसके कारण होता है, ऐसा नहीं है। हमारे जगहों पे आप देखिए कि ट्रैफिक जाम कितने ज़्यादा हो रहे हैं। उस तरफ किसी चीज़ का व्हीकुलर ट्रैफिक के कारण पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा पोल्यूशन जो है ये कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर से जो जितनी धूल उड़ रही है उसके कारण ये पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इस पोल्यूशन के चलते हुए आज ये बच्चों को और बुजुर्गों को सांस की तकलीफ़ों में मैं कहता हूं कि 70 से 80% सांस की बीमारियों में इजाफा होता चला आ रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि पराली और इसके साथ अब ऑड इवन भी लागू करने वाली, तो लगता है कि ऑड इवन लागू होने से दिल्ली के प्रदूषण स्तर में, वायु प्रदूषण स्तर में कमी आएगी? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा ही है
तो क्यों नहीं सरकार आज इन सब जगहों के ऊपर, ITO के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर पॉल्यूशन मीटर्स क्यों नहीं लगाते हैं, और वो लगाएं और सब पब्लिक के सामने सत्यता को लाएं। वो पराली के ऊपर जो कह रहे हैं वो ऐसा है नहीं है, आप देख लीजिएगा आगे भी। अभी तो कौन सी पराली जल रही है, कुछ नहीं है। आज प्रदूषण का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और ये सब गलत बातें हैं। प्रदूषण का कारण तो बहुत सारा ये व्हीकल ट्रैफिक है, जहाँ पे आप जाके देखो जाम है और सब कुछ है। और क्यों नहीं आज बड़ी बड़ी भट्टियों को जो बाहर जलती हैं रात के समय, क्यों नहीं चेकिंग करती है? कहीं भी सरकार ने कोई भी ऐसे प्रदूषण को रोकने के इंतज़ाम नहीं किए जा रहे, और वही प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वही कारों को रोक के उनसे 1-1 हज़ार रुपये का चालान करा के उनसे वो करा जा रहा है। यानी कि सर ऑड इवन अगर लागू होता है तो प्रदूषण के स्तर में तो कमी आएगी या नहीं आएगी, देखने वाली चीज होगी, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी ऑड इवन के कारण। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऑड इवन आने से कोई फर्क पड़ जाएगा प्रदूषण के अंदर, कभी भी नहीं फर्क पड़ेगा। क्योंकि जेनसेट बंद कर दिए गए हैं, इन दिनों बोला गया कि जेनसेट पर रोक लगाई गई है, कंस्ट्रक्शन साइट पर भी रोक लगाई गई है, और इसके साथ ग्रीन पटाखे की भी बात कही जा रही है। तो पिछले साल तो पटाखे जले नहीं थे, इस बार ग्रीन पटाखों की बात हो रही है। तो लग रहा है कि इस बार जो पोल्यूशन का स्तर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार पोल्यूशन को लेकर बातें कर रही है, तो उस तरीके का नज़ारा भी होगा या कुछ कमी होगी इसमें? मुझे लगता है कि ठीक है कि 2 दिन के लिए, दिवाली वाले दिन और दिवाली के अगले दिन तक थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ग्रीन पटाखों के कारण, कि जो कि हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर निकाला है। हाँ, उससे कुछ तो फर्क पड़ेगा, पर जो हम कंसर्न है वो बाकी के पोल्यूशन से ज़्यादा कंसर्न है कि दिवाली के 2 दिन के बाद जो पोल्यूशन होगा उसको क्या करा जाएगा। और ऑड इवन से ये तो एक दिखावा है, मुझे तो नहीं लगता कि उससे जाएगा कहीं। ये तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर रोक लगानी पड़ेगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय लेखी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और सरकार कह रही है कि ऑड इवन लागू किया जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार को जो दूसरे तरीके हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन वैभव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।